everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया इज बिकमिंग भारत अगेन और इनके चैनल का नेम है दी शाम शर्मा शो। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हाल में ही बनकर तैयार हुई है और उस बिल्डिंग के बनने के बाद इस बिल्डिंग से कई सवाल भी किए गए हैं कि क्या हमें एक इतना खर्चा करके बिल्डिंग बनाने की जरूरत भी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वहां पर 20,000 करोड़ रुपए वेस्ट करने की क्या जरूरत है, स्पेशली ऐसे क्रिटिकल टाइम पर जहां पर देश कोविड-19 से हुई इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने लग रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट -10, -20% पर है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। कोरोना महामारी के बीच में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा आलीशान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जोरों शोरों से आगे बढ़े चला जा रहा है। आम आदमी भूखा मरे या फिर उसकी नौकरी जाए, मुंगेरी लाल के सपने पूरे होने जरूरी हैं। और देखिए, सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग ही नहीं, कई बड़े बड़े आर्किटेक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और रेक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स भी इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है इस समय, जैसे कि राजपथ को कर्तव्य पथ बनाना, सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू किंग जॉर्ज कैनोपी पर लगाना और हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग पर नया नेशनल एम्बलम लगाना। इस समय हिल स्टेशन डलहौजी भी सोच रहा होगा कि कहीं हमारा नाम चेंज करके दलेर मेहंदी नगर तो नहीं रख दिया जाएगा। तो इतना सारा नया आर्किटेक्चर और इतने सारी जगहों के नाम क्यों बदले जा रहे हैं। देखिए, इंडिया में इस समय पर एक ट्रेंड चल रहा है अपने आप को डीकोलोनाइज करने का और इंडिया को एक कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस देने का। लेकिन हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग और जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस है उसको तब तक ठीक से डिस्कस नहीं किया जा सकता जब तक दो सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। पहला सवाल कि डीकोलोनाइजेशन की जरूरत क्यों है और दूसरा सवाल कि एक ऐसा देश जो आज भी गरीबी से इतना जूझ रहा है उसमें इतने पैसे खर्च करके नए आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की क्या जरूरत है। अब सवाल पूछ ही दिया है तो जवाब भी देते हैं। तो इस रिपब्लिक डे पर भारत की नई पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया गया है। ये बिल्डिंग हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को रिप्लेस करेगी जिसको 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाकर तैयार किया था। तो हमारी पुरानी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी हो चुकी है और जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो हमको अंग्रेजों से भीख में नहीं मिली थी। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को भारत के लोगों ने अपने हाथ से बनाया है और भारतीय कल्चर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया है। पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो लोकसभा हॉल है वो हमारे नेशनल पक्षी यानी पीकॉक के थीम पर बना हुआ है और उसमें 888 लोगों के बैठने की जगह है। राज्यसभा की भी कैपेसिटी बढ़ाई गई है जिसमें 384 मेंबर्स बैठ सकेंगे और इसको हमारे नेशनल फ्लावर लोटस की थीम पर बनाया गया है। और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो सेंट्रल हॉल है उसको हमारे बैनियन ट्री के थीम पर बनाया गया है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में सारे नए सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। उसमें Z+ सिक्योरिटी रहेगी और ये ग्रीन बिल्डिंग रहेगी जो 30% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगी। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाया है उन लोगों के हिसाब से ये बिल्डिंग 200 साल से ज्यादा भी आराम से चल जाएगी। इस बिल्डिंग में जितना भी इक्विपमेंट है उसको अपडेट किया गया है और मेजॉरिटी चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट कर दिया गया है। डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय। लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी फुली एक्सेसिबल है और इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर हमारा नया अपडेटेड नेशनल एम्बलम है जो एक नए कॉन्फिडेंट इंडिया को दर्शाता है। और देखिए, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल जायज सवाल है कि एक देश जिसमें आज भी इतनी गरीबी है उसमें हमें इतना सारा पैसा एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग पर क्यों खर्च करना चाहिए। तो आइए उस सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसमें हमारे एमपीज के लिए अब पर्याप्त जगह नहीं बची है। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग सिर्फ 543 एमपीज और 245 राज्यसभा एमपीज को फिट कर सकती है और ये नंबर ऑफ एमपीज 1951 के बेसिस पर चूज किए गए हैं। आज पॉपुलेशन 1951 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है इंडिया की, तो उस हिसाब से हमें नंबर ऑफ एमपीज भी बढ़ाने की जरूरत है। और ये माना जाता है कि जो नई डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाली है उसमें एमपीज की संख्या 545 से बढ़ के 848 होने वाली है। तो क्लियरली हमें एक बड़े स्पेस की जरूरत है। दूसरी बात, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें ढंग की मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मीटिंग रूम्स, प्रेस रूम्स,
सिक्योरिटी फीचर्स और जितनी भी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है सब पुरानी हो रखी हैं। इस बिल्डिंग को एक ऐसे जमाने में बनाया गया जब फायर सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, तो इस बिल्डिंग में ढंग की फायर सर्टिफिकेशन भी नहीं है। कल को अगर हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लगती है तो वहाँ 445 टुंडे कबाब बन जाएंगे बेसिकली। ये भी याद रखना जरूरी है कि दिल्ली जो है एक अर्थक्वेक 2 जोन हुआ करता था। आज दिल्ली एक अर्थक्वेक 4 जोन है और इसके पास पोटेंशियल है कि इवेंचुअली अर्थक्वेक 5 जोन में पहुंच जाए। तो पुरानी बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है बल्कि नई बिल्डिंग काफी अर्थक्वेक प्रूफ है। देखिए डोला रे डोला ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित पर अच्छा लगता है, हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग पे अच्छा नहीं लगता। जल्द आएगा तो डोले। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो कि हमें क्यों एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की सख्त जरूरत है। और दूसरी बात, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है क्योंकि हमारे कल्चर से इंस्पिरेशन लेती है, तो एक जरूरी इकोनॉमिक और आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट होने के साथ साथ हमारी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भारत में जो डीकोलोनाइजेशन का एक ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड का हिस्सा है। जैसे जैसे भारत में इकोनॉमिक पावर आ रहा है और कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इंडिया का, वैसे वैसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी और बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, चाहे हमारा नेशनल एम्बलम हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू हो, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अलावा भी चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन भी उसी डीकोलोनाइजेशन ट्रेंड का हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डीकोलोनाइजेशन से बहुत चिढ़ते हैं। Altering the national symbol, they've asked that this new structure is unnecessarily aggressive. Insults to our national symbol. One on the right is Modi's version. पॉलिटिक्स और प्राइड एक ऐसा एस्पेक्ट रह जाता है जो कि मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था इस स्टैचू को बनाने के पीछे। If the symbolism of building a mandir over a mosque wasn't clear enough, Modi's visit to Ayodhya coincides with his crackdown on Muslim-majority Kashmir and serves as an affirmation that he sees India as a nation that serves Hindus first. कांग्रेस की पार्टी प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने ट्वीट कर हमला बोला कि महात्मा गांधी के पसंदीदा स्तुति गीत को इस बार के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया। यह बापू की विरासत को मिटाने का बीजेपी सरकार का एक और प्रयास है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इंडियन डीकोलोनाइजेशन से इनको चिढ़ है वो एक तरह की हिपोक्रेसी है। लेकिन ये हिपोक्रेसी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डीकोलोनाइजेशन होता क्या है। देखिए, कॉलोनाइजेशन 2 तरह की होती है। एक तो फिजिकल कॉलोनाइजेशन होती है कि किसी ने आप पर कब्जा किया, आपकी जमीन छीन ली और आप पर राज कर रहे हैं। दूसरा कॉलोनाइजेशन होता है दिमाग का, और ये कॉलोनाइजेशन खत्म करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि भले ही आप इंडिपेंडेंट हो जाए इंडिया की तरह, लेकिन फिर भी आपका दिमाग कॉलोनाइज रह सकता है। मकौले जिसने भारत में इंग्लिश एजुकेशन चालू किया था वो ऐसे इंडियंस क्रिएट करना चाहता था जो दिखने से तो भारतीय लगे लेकिन दिमाग से ये माने कि यूरोपियन कल्चर भारतीय कल्चर से बेहतर है, भारत ने कुछ भी अच्छा कभी प्रोड्यूस नहीं किया है और भारत में जो भी अच्छी चीजें हैं वो बाहर से आई हैं। इसलिए हम मानते हैं कि इंग्लिश बोलना बड़ी अच्छी चीज है और हिंदी में बात करना इज सो मिडिल क्लास या मोनिशा। इसलिए हम मानते हैं कि गजल सुनना बड़े कल्चर वाली बात है लेकिन भक्ति के गाने सुनना इज सो मिडिल क्लास यार मोनिशा। इसलिए हम मानते हैं कि सालसा और वॉल्स बड़ा हाई क्लास है लेकिन भरतनाट्यम इज सो मिडिल क्लास यार मोनिशा। और इसीलिए जब अमेरिका में 2018 में एंटी गन प्रोटेस्ट चल रहे थे उस समय साउथ बॉम्बे की लावण्या भी एंटी गन प्रोटेस्ट निकाल रही थी इंडिया में अमेरिका के सपोर्ट में, क्योंकि भाई अगर इनको अमेरिका के किसी सोशल मीडिया हैंडल से रीट्वीट मिल गया तो इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में इनकी स्टेटस बढ़ जाएगी। तो डीकोलोनाइजेशन जो होता है वो इस प्रोसेस को, इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश करता है ताकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करें और अपने आप में प्राइड फील करें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे देश के वो बुद्धिजीवी जो भारतीय डीकोलोनाइजेशन पर नाराज होते हैं वो बाहर के डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट जो है वो वेस्टर्न देशों में भी काफी जोरों शोरों से चल रही है, जहां पर इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल का स्टैचू हटाया गया डीकोलोनाइजेशन के नाम पर। Winston Churchill, his racism and the way he used his privilege, power and influence to cause untold misery and atrocities on non-white nations. Protesters in London also vandalized properties that they associated with racism. This included the statue of Winston Churchill. अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस के स्टैचूज को हटाने की बात की जा रही है और कोलंबस डे हॉलिडे को कैंसिल करने की बात की जा रही है। It wasn't until 1989 that South Dakota became the first state to switch Columbus Day to Native Americans Day, celebrating it for the first time in 1990. And so at least from that first one, we now have several decades of this day. Yeah, and it's an important day to recognize and to recognize it properly, especially considering what we had before, which was,
Columbus Day. He didn't discover America, and he didn't prove the Earth was round. He just bounced around the Caribbean, slaughtered a bunch of innocent people, and died thinking he had made it to India. अमेरिका में जो रेसिस्ट कन्फेडरेट लोग थे, उनके स्टैचूज को भी हटाने की बात चल रही है इस समय पर। क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों ने और इस्लामिक घुसपैठियों ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था, उसी तरह से वेस्टर्न देशों ने इन देशों में भी जो इंडिजिनस पॉपुलेशंस हैं नेटिव अमेरिकन्स के, उनको कॉलोनाइज किया था। तो हमारे बुद्धिजीवी इस डीकॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारतीय डीकॉलोनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करना चाहते। और उसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे भारत की पार्लियामेंट बिल्डिंग की भी निंदा की जा रही है। तो हम आपकी आर्ग्यूमेंट को सीरियसली कैसे लें अगर आप इसी चीज को अमेरिका में सपोर्ट करते हैं लेकिन इंडिया में हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म बोल देते हैं? ये कैसा इंसाफ है मिलॉर्ड? तो होपफुली इस वीडियो में हमने ये सीखा कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इकोनॉमिक जरूरत है, आर्किटेक्चरल जरूरत है, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ानी जरूरी है हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग की। तो ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। उसके साथ साथ ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारे देश में एक हो रहे कल्चरल रिवाइवल का भी हिस्सा है। कल्चरल डीकॉलोनाइजेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि इंडिपेंडेंस सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल भी होना चाहिए। हमारा देश तब तक ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक हम अपने आप को मेंटली इंफीरियर मानते रहेंगे, तब तक हम बाहर वालों के गुलाम बने रहेंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये पैसे का वेस्ट है? और दूसरी बात, क्या आप भारत में कल्चरल डीकॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं या इसके अगेंस्ट हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मक क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो के मक क्लब का मेंबर भी बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो वीडियो हमने वॉच की। मेरे ख्याल से अगर कोई काम किसी चीज की बेहतरी के लिए किया जाए तो मेरे ख्याल से वो पैसे का ज़िया नहीं होता है। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि ये जो इमारत है वो 100 साल पुरानी है। जाहिर सी बात है तब के एमपीज की फिर उन्होंने लिस्ट बताई कि इतनी उनकी इतने नंबर्स थे और अब वो बढ़ के 500 से 800 प्लस होने हैं। तो जाहिर सी बात है उनको पहले अपॉइंट करने से पहले उनकी जहां पर उन्होंने बैठना है उनके लिए जगह भी तो प्रोवाइड करें। और दूसरा ये कि जैसे वो वायरिंग वगैरह का दिखाया गया और जैसे वो कहते हैं कि वो अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो वो बिल्डिंग सेफ नहीं है, डोला रे डोला ही होगा। तो जाहिर सी बात है इतने जो है वो मतलब काम हो जाने के बाद हम क्यों ठीक करें, पहले ठीक करें ना। और दूसरा ये वो कह रहे थे कि मतलब हमें दूसरों की चीज जो वो अट्रैक्ट करती है, अगर कोई चीज हम अपने मुल्क में करें तो हमें वो चीज बुरी लगती है। तो ये भी बात वाकई सही है। अगर हम बाहर कोई इंग्लिश बोल रहा होगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन हम अपने मुल्क में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं अपनी जो है भाषा उसको भूल गए और इंग्लिश स्टार्ट कर दी। और जैसे वो क्या था डीकॉलोनाइजेशन, बाहर के मुल्क में होगी तो वो बड़ी अच्छी है, उसको लोग फेवर करेंगे। लेकिन अगर अपने मुल्क में उसको अपनाया जाएगा तो उसकी जो है वो बहुत सारे जो है वो यार ये सारी चीजें पता है कौन एजेंडाज उठाते हैं जो कि एंटी गवर्नमेंट होते हैं ना, वो सारे ये एजेंडाज उठाते हैं। गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम करने लगती है तो वो अपने को इश्यूज लेकर आ जाते हैं। जाहिर सी बात है होता है इस तरह से, जो वो कहते हैं कि एक साइड जो है वो अच्छी होती है एक साइड बुरी होती है, या वो ये चाहते हैं शायद कि हम लोग इनकी जगह पर आ जाएं। हाँ, तो वो पार्टीबाजी भी चलती रहती है। लेकिन मेरे ख्याल से कि मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना वो दे रहे हैं, रोड्स इतनी बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट को उनको अपग्रेड करना मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। बस तो आप लोग इसके ऊपर अपनी भी राय दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये पैसे का ज़िया है या हमारे अकॉर्डिंग तो ये नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने जो चीजें बताई ये मुझे तो लगता है कि ये नीड्स है, जरूरत थी। और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, उनकी जो बिल्डिंग थी मतलब उन्होंने अपने नेशनल बर्ड के और नेशनल फ्लावर जो था उसके अकॉर्डिंग जो है उसके मुताबिक उन्होंने बिल्डिंग का जो है ना सारा उसका डिजाइन रखा, तो वो बड़ा कोई जबरदस्त था। और जैसे वो ऑडियो और वीडियो जो है वो हर बेंच पे आपको मिल रही है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात थी। मतलब वक्त की जरूरत के साथ जो चीजें आपको जदीद चाहिए आपने वो हर उसके मुताबिक जो है उस बिल्डिंग को दोबारा से जो वैसे दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, ग्रीनरी ऑल अराउंड है उसके, लेकिन जरूरत है तो वो कर रहे हैं ना। जाहिर सी बात है अब वो पूरी इतनी कैपेसिटी उसमें नहीं होगी कि वो लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकती इतने सारे लोगों को। तो जाहिर सी बात है उन्होंने उन सारी लोगों को भी तो वो चीजें प्रोवाइड करनी है ना, वो जगह प्रोवाइड करनी है। तो वो लोग क्या है एक सीट पे दो बैठेंगे एक सीट पे दो बैठेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ज़रा इतना बड़ा मुल्क है, उधर एमपी ने भी भरना है, तो मुझे तो नहीं लगा कहीं से भी के पैसे का ज़िया है। तो खैर ये थी आज की हमारी रिएक्शन वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।